नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हम प्रस्तावना, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान का प्रथम भाग जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित था, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो ये आज इसी सीरीज में हम संविधान का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं जो कि नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है इसमें, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अब नागरिक जैसे भारत में रहने वाले लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं, तो विदेशी लोग उसके लिए हम नागरिक ना यूज़ करके व्यक्ति यूज़ करते हैं। व्यक्ति शब्द विदेशी के लिए भी यूज़ हो सकता है और नागरिक के लिए भी, लेकिन नागरिक शब्द पर्टिकुलरली उस देश में रहने वाले नागरिक के लिए ही यूज़ होता है। देखते हैं आर्टिकल 5 संविधान का अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान जब लागू हुआ था उस समय नागरिकता के बारे में बात की गई। संविधान के प्रारंभ पर, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तब हमने देखा था कि संविधान 26 नवंबर 1949 को निर्मित होकर तैयार हो गया था। देखा था हमने, उसमें वो डेट दी हुई थी पूरी 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। उसमें एक और था कि आज के दिन हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कर रहे हैं। उसको क्रमानुसार याद रखना है, कभी भी पूछ सकते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कब? जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय पर भारत का नागरिक कौन था? जिसका जन्म भारत में हुआ हो, मतलब जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहा हो। जब संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। किसके अनुसार? आर्टिकल 5 के अनुसार। अनुच्छेद 5 में 3 बातें बताई गई हैं। क्या? कि या तो व्यक्ति भारत में जन्म हुआ, उस व्यक्ति का जन्म, या फिर उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हो, या फिर वो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। ये 3 बातें बताई गई है अनुच्छेद 5 में। संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से प्रवासित व्यक्तियों की नागरिकता। देखो, जब भारत का विभाजन हुआ आज़ादी के समय, तो पहले भारत अविभाजित भारत था, लेकिन जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से भारत आ गए। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनके बारे में नागरिकता के क्या प्रावधान है। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनके बारे में नागरिकता के प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 6 में लिखे हैं। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय पाकिस्तान से आया व्यक्ति, कि पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति, यदि उसका जन्म, यदि उस व्यक्ति का जन्म, यदि उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक है। या फिर 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास, ये कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आया था तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया था पाकिस्तान से, उसको फिर पंजीकरण करवाना पड़ा था। 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत आ गया पाकिस्तान से, वो भारत का नागरिक था इन शर्तों के मुताबिक। या तो उसका जन्म भारत में हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, या उसके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हो। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया था पाकिस्तान से, उसको पंजीकरण करवाना पड़ा। फिर अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति जो पुनः भारत आ गया। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए थे लेकिन वो वहाँ से फिर वापस भारत आ गए थे, उस बारे में कहते हैं कि अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान तो गया लेकिन वहाँ से वापस भारत आ गया। तो इसके बारे में क्या प्रावधान है? ये कहता है कि 1 मार्च 1947, ये अनुच्छेद 6 बोलता है 19 जुलाई 1948, अनुच्छेद 7 में है 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 से के बाद पाकिस्तान गया लेकिन बाद में भारत लौट आया। 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान गया था लेकिन वापस भारत लौट आया था, उसके बारे में अनुच्छेद 7 में है। और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत से पाकिस्तान से भारत आ गया, या 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया, उसके बारे में अनुच्छेद 6 में है। फिर अनुच्छेद 8,
अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल यानी कि वो भारतीय हैं लेकिन भारत के बाहर रहते हैं, किसी विदेश में रहते हैं। क्यों रहते हैं? या तो रोजगार के पर्पज से, रोजगार के उद्देश्य से व्यक्ति बाहर रहता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हो, या फिर कहीं बाहर उसका विवाह हो गया हो। तो किसी भी कारण से अगर वो बाहर रह रहा है तो उसके नागरिकता संबंधी कुछ अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 5 देख लिया हमने, 6 देख लिया, 7 और 8। अब अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आर्टिकल 9 कहता है। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 ये बोलता है कि कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार बने रहने का दे, कि कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार जो है वो बने रहेंगे। लेकिन इस बारे में निर्णय कौन लेगा? इस बारे में विधि कौन बनाएगा? इस बारे में विधि बनाएगी भारत की संसद। अनुच्छेद 10 भारत की संसद को अधिकार देती है कि किन्हीं मामलों में नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे। इसके बारे में विधि का निर्माण कौन करेगी? भारत की संसद। भारत की संसद के पास ये अधिकार है। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ये बोलता है कि संसद को नागरिकता के अधिग्रहण का मतलब था नागरिकता हासिल करना, कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, नागरिकता किसको प्राप्त होगी, नागरिकता हासिल करना है, नागरिकता प्राप्त करना, ये है नागरिकता का अधिग्रहण। और नागरिकता की समाप्ति, संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। मतलब नागरिकता संबंधी अगर कैसा भी प्रोविजन बनाना हो, कैसा भी नियम बनाना हो, तो वो सारा का सारा अधिकार भारत की संसद के पास है। भारत की संसद को ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 भारत की संसद को ये अधिकार देता है कि भारत की संसद नागरिकता के अधिग्रहण, नागरिकता की समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी कोई भी प्रोविजन बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास है। अनुच्छेद 11 के अनुसार ये भारत का संविधान का भाग 2 था, नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमने आर्टिकल पढ़ लिया। अब भारत का नागरिकता अधिनियम 1955। ये नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है? नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अधिग्रहण के आधार बताए गए कि नागरिकता को किस तरीके से प्राप्त होगी। इसमें नागरिकता अधिग्रहण के 5 आधार बताए गए। देखते कौन कौन से हैं? जन्म से, नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिग्रहण के जो आधार बताए गए हैं उनमें एक आधार है जन्म से, एक आधार है वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्र के समावेश। क्षेत्र के समावेश हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात थी भाग 1 में, कि दूसरे राज्य की दूसरे क्षेत्र का भारत अधिग्रहण कर सकता है। तो ऐसे किसी राज्य का अगर भारत अधिग्रहण कर लेता है तो उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग फिर भारतीय नागरिक कहलाएंगे क्षेत्र के समावेश के द्वारा। इसका मतलब ये है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता अधिग्रहण के 5 आधार हैं। कौन कौन से? जन्म, पंजीकरण, देशीयकरण, वंश के आधार पर और क्षेत्रीय समावेश के आधार पर। अब ये एक और बात करता है, ये कहता है कि नागरिकता समाप्ति के क्या क्या आधार? नागरिकता समाप्ति के भी आधार 3 आधार बताता है। कैसे? कि स्वेच्छा से त्याग कर दिया। अभी हमने बात की अनुच्छेद 9 में कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता चली जाएगी। ये स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर देते हैं कि अपनी मर्जी से हम भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे। तो अपनी मर्जी से जो नागरिकता त्याग करते हैं वो उस तरीके से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। फिर एक तरीका ये है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। अगर कोई इंसान दूसरे देश का नागरिक बन जाता है भारत की नागरिकता को त्याग करके, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर ये सरकार द्वारा समाप्ति, सरकार भी आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है। कैसे? सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है अगर आप संविधान का अनादर करोगे। संविधान का अनादर करने पे ये प्रावधान है इसमें कि सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है संविधान का अनादर करने पे। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि शत्रु देश के साथ गुप्त संबंध रखने का। शत्रु देश कौन सा होता है? जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो,
जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो तो जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है वो हमारा शत्रु देश होता है। तो ऐसे शत्रु देश के साथ हम गुप्त संबंध रखते हैं, कोई गुप्त जानकारी साझा कर लेते हैं, तो फिर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। सरकार आपको वंचित कर सकती है ऐसे कार्य करने से। गुप्त आप शत्रु देश के साथ अगर गुप्त संबंध रखते हैं तो सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है। फिर कुछ टर्म्स है जो न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। एनआरआई वो लोग होते हैं, ये अप्रवासी भारतीय होते हैं। अप्रवासी भारतीय होते हैं एनआरआई, लेकिन इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। इनका पासपोर्ट जो होता है वो भारत का होता है। भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं एनआरआई। भारतीय मूल के होते हैं लेकिन किसी दूसरे देश में रह रहे होते हैं। भारतीय मूल के लोग जो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तथा उनके पास भारत का पासपोर्ट है, वो भारत के एनआरआई होते हैं। अप्रवासी भारतीय कहा जाता है इनको। एक है पीआईओ। पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब कि भारतीय मूल का वो नागरिक जो विदेश में रह रहा है लेकिन उसके पास विदेशी पासपोर्ट है। विदेशी पासपोर्ट है, उसके पूर्वज भारत के थे। देखो इनमें फर्क इतना सा है कि एनआरआई और पीआईओ दोनों भारतीय मूल के हैं, लेकिन एनआरआई के पास भारत का पासपोर्ट होता है। एनआरआई के पास भारत का पासपोर्ट होता है और पीआईओ के पास विदेशी पासपोर्ट होता है, उसका भारत का पासपोर्ट नहीं होता है। एक टर्म है ओसीआई। ओसीआई का मतलब है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक। ये कभी पहले भारत के नागरिक हुआ करते थे लेकिन बाद में वो विदेशी बन जाते हैं। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी कुछ साल पहले सरकार ने एक स्कीम बनाई थी, ओवरसीज सिटीजन इंडियन कार्ड होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर। ये ऐसा कार्ड होल्डर था जो ओसीआई सिटीजन को मिलता था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको ओसीआई कार्ड होल्डर मिलता था। ऐसा कार्ड मतलब कार्ड मिलता था, तो कार्ड के जो धारक थे उनको ओसीआई कार्ड होल्डर बोला जाता है। तो जिस ओसीआई कार्ड होल्डर के पास वो कार्ड अगर 5 साल से है, 5 साल हो चुके हैं वो कार्ड लिए उसको, तो वो भारत में आजीवन बिना वीज़ा के आ जा सकता है। बिना वीज़ा के वो भारत में एंट्री कर सकता है। इतनी उसको ये योजना बनाई गई थी सरकार के द्वारा कि ओसीआई कार्ड होल्डर को 5 वर्ष हो जाने पर, 5 वर्ष अगर उसके पास कार्ड है तो उसके बाद वो भारत में बिना वीज़ा के कभी भी आ जा सकता है, आजीवन। तो ये भारत के संविधान का भाग 2 था जो कि नागरिकता से संबंधित है। इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है परीक्षा में, ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण कुछ है नहीं इसमें। फिर भी ये आ सकता है कि आपसे मिलान करने के लिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनके लिए कौन सा अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार हैं, या फिर भारत से पाकिस्तान गए लेकिन वापस भारत आ गए थे, ये किस आर्टिकल में है। या ये पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, कौन कौन से इसमें आर्टिकल हैं। तो हमने देख लिया नागरिकता से संबंधित है और 5 से 11 तक इसमें आर्टिकल है। और इसमें ये कि किन आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकती है, कौन कौन से नागरिकता के आधार हैं। एनआरआई और पीआईओ इनमें डिफरेंस क्या क्या है वो हमने देख लिया। आगे वीडियोस में और हम देखेंगे संविधान के आगे के बाद पूरा टॉपिक करेंगे, हम पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था करेंगे। तो तब तक आप देखिए वीडियोस और ये बताइए कि कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।